अस्सलाम वालेकुम। हमारा ज़िक्र किताब की इस नशिस्त के में इकबाल मांडविया साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पहले हिस्से में हमने इनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू की है। दूसरे हिस्से में इनकी कुछ समाजी और कुछ अदबी खिदमात के हवाले से इनसे हम बात करेंगे। लेकिन ये समाजी और अदबी खिदमात के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले मैं थोड़ा सा इकबाल साहब से मालूम करना चाहूँगा कि जो एक कमी रह गई मुझे पिछले सेगमेंट के अंदर, इकबाल ए रहमान मांडविया। तो ये मांडविया क्या है? कराची का जो साहिल है ना, उससे 17 किलोमीटर पर इंडिया की एक छोटी सी बंदरगाह है। इसका अच्छा। नाम है मांडवी। अच्छा तो हमारे अजदाद वहाँ के हैं। अच्छा तो अच्छा इसलिए मांडविया कहलाते। असल में हम लोग कहते हैं MANDAVIA, मांडविया। असल अच्छा। में मांडविया है, MANDAVIA। तो हम जब लिखते थे ना, दाल पे जबर। हाँ, मांडविया। हाँ तो हमने जब इसको इंग्लिश में लिखा MANDAVIA, तो ये हमारे यहाँ जो हमारे पंजाब के लोग हैं वो कहते थे मंडाविया। हाँ हाँ। तो भाई ने फिर चिढ़ के जो है ना बीच का ये उड़ा दिया, ताकि लोग इसको मांडविया कहें। अच्छा अच्छा। वो हमारी जो हम लोग होते हैं, जो जबान से जिनको मोहब्बत होती है, वो जरा से भी बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। अच्छा, नहीं मैं सिर्फ इसलिए पूछा था कि आजकल आपको मालूम है रमज़ान है। रमज़ान में जो ना जिस वक्त आपको रोज़ा शदीद लगा होता है, जी जी। उस वक्त घरवाली फरमाती है जाकर जरा मांडा ले आओ। हाँ, मांडा। तो वो समोसे तलने के लिए या रोल बनाने के लिए मांडा ले आओ। मैंने कहा शायद आप लोग मांडा ही बनाकर बेचते हैं तो सस्ते में आपसे भी। अच्छा, हमने पिछले उसमें से हिस्से में के आखिर में इनसे ज़रा से इनकी किताब के बारे में गुफ्तगू शुरू की थी, और उससे पहले ये इनकी अदबी मसरूफियात कहाँ से शुरू हुई, कैसे दोबारा शुरू हुई, तो पता चला है कि कहते हैं ना हर जहमत के पीछे एक रहमत होती है जी। तो फेसबुक की जहमत के पीछे एक रहमत ये निकली कि इनको इनकी बेटी ने जो है वो अदब की तरफ दोबारा राग़िब कर दिया। अच्छा, अदब की तरफ राग़िब करने से दो चीज़ें हुई। एक तो ये कि चलो ठीक है, ये खुद अपनी ज़ात की हद तक तो अदब की परवरिश करते रहे अपने अंदर, लेकिन इनकी वजह से अदबी दुनिया के अंदर जो इनका तारुफ हुआ और अदबी दुनिया को एक नई जहत से तारुफ हुआ, वो एक असल चीज़ है जिसके अंदर हमें ज़्यादा दिलचस्पी है। तो इकबाल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका एक तो अदबी रुख वो था जब आप अखबार जहां वगैरह में मज़ामीन लिखा करते थे, जो यकीनन बिल्कुल इब्तिदाई दौर था आपका, जवानी बिल्कुल। एग्जैक्टली। ठीक, पता नहीं दाढ़ी भी आई थी नहीं आई थी मुझे नहीं मालूम। बहरहाल, अब ये जो दौर आया इसमें आपने अपनी अदबी सरगर्मियों की इब्तिदा कैसे की? देखिए, मैं जब लिखता था ना, तो एक नेचुरल आदमी के अंदर वो होता है ना। मेरा रुझान था कराची की तरफ शुरू में। ठीक है। तो हमारे दोस्त है शकूर पठान साहब। हाँ हाँ। आप सब लोगों का ग्रुप था कराची आइस, तो उसमें जो है ना लिखता था। मैंने लिखना शुरू किया। मेरे मजा उसमें हुआ ये कि मैं समझता था कि बड़ा अच्छा ग्रुप है ये, इनका अदब की तरफ ज़्यादा वो है। तो उसमें मैंने एक मजमून लिखा, ये जो सड़कों पे लोग घेर के नमाज पढ़ते हैं ना, जैसे जुमे की नमाज मस्जिद में हो रही है, सड़क रोक दी। तो मैंने उसमें लिखा था कि वहाँ अतराफ में इतनी मसाजिद हैं कि आप जब तक एक मस्जिद नहीं भरती तो दूसरी मस्जिद के बाद नमाज पढ़ना तो सही नहीं है। तो वो उसमें आया नहीं, मतलब वो रिजेक्ट हो गया। अच्छा। और शायद उसकी वजह थी कि ये मजहबी मामला हो जाएगा। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार ये एक अदबी ग्रुप है, इसको तो कम अज कम जो है ना इस मजमून का, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने चिढ़ के दूसरा ग्रुप बना लिया। क्या बात है? कराची उरुसुल बिलाद। हाँ। तो कराची उरुसुल बिलाद बनाया, उसमें लिखना शुरू किया। फिर मुझे इत्तेफाक से इमरान मिल गया, इमरान जुनानी। तो अब बहरहाल वो पुराना खिलाड़ी था यानी कंप्यूटर का और लैपटॉप का, मैं तो बिल्कुल नया था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत मतलब मुतहर्रिक इंसान है, बहुत मदद मिली ना बेलो से। तो बड़ा उसने बहुत मदद की। तो फिर हमने जो है ना एक पहली तकरीब रखी पिज़्ज़ा वन में, और जो उस ग्रुप के कुछ लोगों को दावत दी। तो सब कह रहे थे यार ये कभी नहीं हुआ, ये पहला। लेकिन वो फिर ऐसा चला ट्रेंड कि उस पर लोग एक दूसरे से मिलते गए, और फिर ये अंदाजा ये हुआ कि नहीं हर कोई मुखलिस होता है। ये कहना कि कोई धोखा करेगा, फ्रॉड करेगा, ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है, वरना ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं। हाँ, ये बात तो खैर सही है। असल में देखिए, इस किस्म के जितने भी ग्रुप हैं जिसमें एक मखसूस मौजू के ऊपर या मखसूस मिजाज के लोग हों, वहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि फिजिकल दोस्ती भी बहुत अच्छी हो जाती है। और कराची उरुसुल बिलाद के मेरे ख्याल में 50,000 से ज्यादा इसके अरकान हैं। 58,000 के करीब इसके अरकान हैं। और
सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी किस्म की कोई मुनाफरत, किसी किस्म की कोई फिरका वारी कोई ऐसी चीज नहीं है। मतलब आप किसी भी मजहब से हैं, आप अपने मजहब के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे मजहब को या दूसरे फिरके को या दूसरे अकीदे को आप बुरा भला नहीं कह सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। और ज्यादातर कराची के बारे में अब तो मतलब कराची की ऐसी ऐसी चीजें उसमें नजर आती हैं कि हम तो सोचते हैं कि हमने तो देखी भी नहीं है ये। जी बिल्कुल। अच्छा, और इस उरुसुल बिलाद के आपके जो ग्रुप है, इसने और बहुत सारे लोगों को पेश किया बतौर अदब परवर शख्सियत। जी, हो सकता है उनकी किताब ना आई हो, लेकिन जैसे मेरे सामने इकबाल आशमानी साहब आए, तलत साहब आए मेरे सामने, और दूसरे ये क्या नाम है खवातीन आती रही हैं। बकौल आपके जिनके अंदर कीड़ा था हाँ, जिनके अंदर अदब का कीड़ा तो वो बिल्कुल उनको एक फोरम मिला ना। बल्कि हमारे यहाँ तो खवातीन की इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन है जो बहुत इजी फील करती हैं हमारे ग्रुप में। हाँ, तो बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो सिलसिला शुरू हुआ कि आपकी शहर कराची के बारे में किताब, इसकी इब्तिदा कैसे हुई और फिर ये क्या इसके मराहिल रहे? भाई देखिए, मैं गया था, मेरा बेटा है ना, उसके शिफ्टिंग हुई इस्तांबुल। अच्छा। तो अब बच्चों का होता है ना, सादतमंद बच्चे होते हैं कि अब्बा वहाँ आए, अम्मी अब्बा आए, तो मैं इस्तांबुल बुलाया। इस्तांबुल में जो है ना वो जो पुराना इस्तांबुल था उसमें पुराने कराची की झलक थी। अच्छा। यानी वो बड़े बड़े गटर के मोटे ढक्कन, और वो हम तो सब खा पी के बराबर कर दिया था हमने। तो यहाँ तो नजर नहीं आते थे, मगर वहाँ इस्तांबुल में जो आपको जैसे पुराना शहर, और 77 तक कराची और इस्तांबुल एक जैसे थे, फिर वो यूं चले गए, हम पीछे आ गए। तो मुझे वो इतना अच्छा लगा, लेकिन जब मैं लिख रहा था तो उसमें मैंने जब किताब लिखी जन्नत अर्ज़ी इस्तांबुल, तो उसमें इस्तांबुल कम था, कराची ज्यादा था। अच्छा। तो मुझे रमजान बलोच साहब ने यह कहा कि आपको कराची पे आपका इतना हुआ है तो आप कराची के बारे में लिखें। अच्छा। जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये उस्ताद को, मतलब रमजान साहब को, हमारे पड़ोसी थे उस जमाने में, तो रमजान साहब ने देखा, बोला इकबाल साहब लिख तो अच्छा रहे मगर ये इतना इसको दूसरी तरह से लिखना है ना। हाँ। फिर उन्होंने मुझे दमोही साहब की एक किताब ला कर दी और एक वो अब्दुल गफूर खत्री साहब की। बोला इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लिखेगा अपने अंदाज में। हाँ। लेकिन इन दोनों किताबों को पढ़ने के तो वाकई उससे बड़ी एक दिमाग खुल गया कि हमें कैसे लिखना है। सही। और रमजान साहब जो है गाए बगाए मतलब कान भी खींचते रहे। तो ये किताब जो है वो फिर ये अपने उरुसुल बिलाद की वजह से काफी मदद मिली कि जिस एरिया में भी आ गए तो लोग आ जाते थे मदद करने के लिए। हाँ। तो फिर ये किताब लिखते गए, बनती गई और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें यकीनन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपके लिए इतनी नई ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उस इलाके के रहायशी। जी बिल्कुल वहीं के, ठीक है ना। हम उस इलाके में नहीं रहे, मतलब जो वहां पर यहूदियों की इबादतगाह है, हमारे लिए ये बड़ी नई सी चीज थी। या यहूदियों का कब्रिस्तान है, या हिंदुओं के जलाने की जगह होती है शमशान घाट, इन सब का तस्करा। जी। तो इसमें आपको यकीनन जो हक़ायक़ जमा करने में कुछ मुश्किलात तो पेश आई होंगी। नहीं, कि यहाँ कराची का जो अमूमी माहौल है ना बड़ा कोऑपरेटिव है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। किसी जगह आप चले जाएं, मैं आपको बताऊं कितने इलाकों में, जिन्ना हॉस्पिटल के पीछे एक वो कौन सी सोसाइटी है, वहाँ गए थे, बजरटा लाइन, पुराने हमारे हिंदुस्तान से हिजरत करके आए हुए लोग, उनके बच्चे, वो कहने कि आपको खाना खाए बगैर जाने ही नहीं देंगे, इतने अच्छे लोग मतलब। हाँ। तो यहाँ भी जो हम जाते थे तो ये खासतौर पे कब्रिस्तान, ये शमशान जितने भी हैं सबके इंचार्ज तो यहाँ बलोच लोग ही हैं। हाँ। तो फिर हम तो रहते जिस इलाके में सारे बलोच, ड्राइवर हमारा बलोच, तो हमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। हाँ। तो हम जाएं तो बातें करें। वो आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो इनकी जो इबादतगाह रंछोड़ लाइन में थी ना, तो हम जब ये कब्रिस्तान देखने गए बलोची, ये यहूदियों का, तो बलोच कहने लगा, हमको एक कब्रें दिखा रहा था ना, कहने लगा वो तुमने रंछोड़ लाइन पे ये लोग का मस्जिद था देखा था? मैंने कहा हाँ। बोले उसके पेश इमाम का कब्र है। अच्छा। ये उसका राहिब की या जो उसकी कब्र, बोले ये उसके पेश इमाम का कब्र है। यानी अच्छा। वो हमको सब उसने दिखाई ना। फिर वो बताने लगा कि बोला देखो तुम्हारा, हम लोग का कब्र जो होता है, हमारा सर किबले की तरफ होता है। हाँ। और इनका जो है पाँव किबले की तरफ होता है। अच्छा। तो हम लोग हंसने, बोला हंसने का बात नहीं है, ये फायदे में रहेगा मुझे बोलता है। अच्छा। बोलता है जब क़यामत को सूर फूके जाएगा ना, तुम खड़ा होगा ढूंढ रहा होगा किबला किधर है, तो किबले के सामने होगा तुम। तो मैंने कहा यहूदी चालाक हैं तो है। क्या जवाब है माशाल्लाह। अच्छा इकबाल साहब, ये जो मतलब जो आपने किताब लिखी, और क्या अभी तक जेल से रिहाई नहीं हुई?
बस जेल चौरंगी पर खत्म कर नहीं, अब बिल्कुल अब शुरू कर दी है। अच्छा, लेकिन अब वो इतनी जखीम तो नहीं होगी क्योंकि वो इलाका मेरे पाँव के नीचे से निकला हुआ नहीं है वो तो अब तो ये आपका जो है इलाका जेल से आगे जहाँ सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस था एक जमाने में, जी 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 जी, ये यहाँ से लेकर हसन स्क्वायर फिर उस तरफ फेडरल बी एरिया नाजमाबाद का बहुत बड़ा इलाका, ये सब कवर कर लिया है, तकरीबन लिख भी लिया है, ईद के बाद इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मैं नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए एक चीज़ बता दूं कि इस वक्त हम जहाँ पर इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं ये फिलहाल कराची का एक कोना है। मैंने फिलहाल इसलिए कहा कि अब तो ज़ाहिर है बैरिया टाउन और न्यू DHA वगैरह जो है वो तो बहुत ही आगे है, वरना ये कराची का एक कोना है जहाँ से कराची शुरू होता है। ये गुलशन मीमार का इलाका है। और इकबाल साहब हमारी मोहब्बत में अपने इंटरव्यू के लिए जो तशरीफ लाए हैं वो कराची का वो इलाका है जिसके बाद आपके पास जाए पना सिर्फ समुंदर है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये हॉक्स पे के पास रिहाइश इनकी, वहां से ये खास तौर पर हमारे तशरीफ लाए हैं और इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा था कि आप जेल तक रुक गए उसके बाद आप इस तरफ क्यों नहीं आए ताकि हमारा वो जिक्र आ जाए उसके अंदर। बिल्कुल आ गया। अच्छा इकबाल साहब एक चीज मुझे जाननी है कि आप जब दोबारा अदबी दुनिया में आए कदम रखा आपने और ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों से वास्ता पड़ता रहा, हर किस्म के शायर भी, अदीब भी, मुहक्किक भी, सभी से, और फिर आप की समाजी खिदमात ऐसी हैं कि आप मुख्तलिफ समाजी तकरीबात में बजाते खुद भी शिरकत बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो उर्स बिलाद की हो या किसी भी फोरम की। जी बिल्कुल। ऐसे में आपके सर पे किताबें तो बहुत पढ़ती होंगी। जी बिल्कुल पढ़ती हैं। ऐसी किताबें बहुत मिलती होंगी आप। जी बिल्कुल। तो ये किताबें पढ़ने का सिलसिला दोबारा कैसा रहा? बहुत अच्छा। देखें मैं जब इस नई आप कह रहे हैं नए सिरे से इस दुनिया में आए जा रहे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रीबर्थ। हाँ, चेहरे बदल गए थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई, मुझे सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई अखिल अब्बास जाफरी साहब से। अच्छा, यहाँ पर आपके जो किताबों का जो बाजार अच्छा, है ना रीगल पे, मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन मुझे कहा कि आप मुझे फेसबुक पे उनकी वो फुल थी फ्रेंड सर्कल ना, उसमें 5000 फुल थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको आप भेजें तो मुझे उन्होंने अपना दोस्त बनाया, फिर उनसे मुलाकात रहती थी। उनकी भी बहुत ज्यादा मुशावरत शामिल है किताब के बारे में। हाँ। बहुत ज्यादा। अकील भाई की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप इनसे कोई सवाल पूछें ये जान दे देंगे, आपको जवाब जरूर देंगे, मतलब कभी टालते नहीं है। और कोई भी अच्छा ऐसी किताब उनका दिया हुआ जवाब मुस्तनद फिर फोटो कॉपी, जैसे कराची की जो पुरानी किताबें थी उसकी फोटो कॉपियां करके मुझे दी उन्होंने। और हमेशा जो है ना बहुत मोहब्बत से, एक जैसे कहते हैं उंगली हमने उनके पकड़ ली तो ये इस तरह अकील भाई जैसे बहुत लोग मिले जो सब मतलब मुखलिस थे, जिसमें आप भी शामिल हैं। अच्छा ये तो खैर इसमें जरा सा किताबत की गलती हो गई ये मुखलिस नहीं मुफलिस है तो अच्छा, आप एक सवाल दूसरा कंप्लीट कर लूँ। जो आपने किताबों का कहा है ना, जो किताबें मुझे मिलती थी, तो देखिए मैंने जब खुद किताब लिखी ना तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं जिसको भी किताब दूं वो पढ़े। तो मुझे भी जब कोई किताब देता है तो ये मैं उसको पढ़ता जरूर हूँ। मैंने एक सिलसिला रखा है कि उसकी किताब का फिर उर्सुल बिदात का तबसरा भी मतलब कर देता हूँ, ताकि उनको यूँ कि उन्होंने पढ़ भी ली है और उसको उन्होंने और तबसरे में बाज़ औक़ात जो है ना, मैं कुछ लोगों से ये भी बुरा लगे, एक साहब ने मुझे कहा था कि आपका काम तनकीद करना नहीं है, आप सिर्फ जो है ना उस पर तबसरा करें, तनकीद ना के तनकीद निगार का काम है, ये आपका शोभा थोड़ी है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब मुझे तो जो नजर आएगा लिखूंगा ना। अब तनकीद निगारी क्या होती है मुझे नहीं मालूम है। अच्छा इसमें मतलब इस मुख्तसर अरसे में, मैं मुख्तसर ही कहूँगा, 5-7 साल हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। इस 5-7 साल के अरसे में जो किताबों के आपने मुताला शुरू किया है, तो आपको क्या एहसास हुआ कि हमारे यहाँ अदब का मेयार बढ़ रहा है या गिर रहा है? देखिए जो अच्छा लिखने वाला है वो तो बहरहाल अच्छा ही लिखता है। हाँ, वो कोई इतनी वो बात नहीं है। ये इसके अलावा मैं अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपके नजदीक उर्दू अदब जो है ना वो जवाल का शिकार है। देखिए अदब कभी जवाल का शिकार इसलिए नहीं हो सकता है कि आपके जब स्कूल में हम पढ़ते हैं ना तो 6 या 8 सब्जेक्ट होते हैं ना, उर्दू इंग्लिश, तो वो जो उर्दू अदब के जो जिनके दिमाग को अल्लाह ने उसके उर्दू अदब में रखा है वो तो पढ़ेगा लिखेगा, तो अदब कभी भी जवाल पजीर नहीं हो सकता, वो तो एक प्रोग्रेस उसमें होती रहेगी। ये और बात है कि पुराने लोग वो इतना अच्छा काम करके गए हैं तो हम कहते हैं कि हम उनके मैं सिर्फ इस ज़िम्न में बात कर रहा था, इस हवाले से बात कर रहा था कि देखें जो लोग अच्छा लिखते हैं किसी भी मौजू पर लिखें, यकीनन उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यार अच्छा लिखने वाला अपनी हर चीज शाया करवा सके, उसकी इतनी इस्तिताअत। जी ऐसा ही है। ठीक है।
अच्छा, लेकिन जिन लोगों के पास किताबें शाया करने की इस्तिताअत है वो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा लिखते हो। बिल्कुल, ये भी है, खास तौर पर जो शायरी के मामले में हम देखते हैं। जी हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि फर्ज कीजिए कि आपके पास 1000 किताबें आई, उन 1000 में से आप क्या समझते हैं कितनी किताबें मयारी अदब की हैं और कितनी किताबें भर्ती की हैं? देखिए, शायरी की तरफ जो है ना मेरा इतना रुझान नहीं है, तो मैं टोटल बात कर रहा हूँ। लेकिन जो नसर की जो किताबें आती हैं उसमें अगर आप देखें तो 20-25% आप कह सकते हैं कि इतनी मयारी नहीं है, अदरवाइज तो होती हैं, अच्छे लिखते हैं लोग, क्योंकि अच्छा। किसी से राय लिखते हैं तो किसी से पढ़वा लेते हैं, करते हैं, तो उसकी नोक पलक दुरुस्त हो जाती है ना। हाँ। लेकिन यह है कि फिर भी 20-25% तो ऐसा है कि जिसे आप कहने जाए उसने काम ही चलाया है। अच्छा, एक यहाँ सबसे बड़ी जो हमारे अदब को एक और नुकसान जो हुआ है ना, वो इस्लामी कुतुब जो है ना, मतलब इस्लामी मौजू पे जो लिखने का एक रुझान है। मतलब इस्लामी के बजाय अगर हम ये कहें कि अकायद के ऊपर मबनी किताबें जो है। हाँ, नहीं, वैसे ही जैसे आपने, अब उसमें होता क्या है कि वो आपने किताब लिखी और वो किसी ने 10 ले ली, किसी ने 20 ले ली, किसी ने 50 ले ली। वो इस्लामी किताबों का तो यही होता है। हाँ, अच्छा, होने के बाद वो खुद नहीं पता, वो इसाले सवाब के लिए बांट देता है। हाँ। और वो जिसको बांटता है वो आगे वो पढ़ी नहीं जाती हैं, और इसलिए कि उसके अंदर वो मेयार ही नहीं होता। सही सही सही। ऑफ हो गई। अच्छा, इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प चल रही है। अब हमारे पास इस सेगमेंट का वक्त तकरीबन खत्म हो गया है। हम इस वक्त एक और वक्फा लेंगे दूसरे हिस्सा खत्म करते हुए, फिर इसके बाद हम तीसरे वक्फे में इंशाअल्लाह मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। मगर ये इसमें जो एक बात अधूरी रह गई वो तीसरे में शुरू करेंगे, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है।